हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकालकर हेडिंग कीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और जैसा मैं बार बार हर बार आपसे बोलता हूं ना मेरे स्टूडेंट्स, कि जब कोई भी डिवाइस वाला स्टडी हो, जैसे आप वैन डी ग्राफ जनरेटर की बात कर लो, या कार्बन रजिस्टर की बात कर लो, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या पोटेंशियोमीटर की बात कर लो, या मीटर ब्रिज की बात कर लो, या कोई भी आगे जाके ट्रांसफार्मर वगैरह, या आगे जो भी डिवाइस की बात करते हो, तो डिवाइस वाले क्लास में सबसे जरूरी होता है कंसंट्रेशन और एक ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ये बहुत जरूरी होता है। डिवाइस वाले क्लासेस को रटोगे कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये काम कैसे करता है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, यहां क्या चेंजिंग होगा तो ये बढ़िया से काम करेगा। तो आपको ये समझना पड़ता है। और पीछे जितना भी डिवाइसेस मैंने पढ़ाया है, एकदम डिवाइस के अंदर मैं घुस गया हूं और अंदर घुस करके निचोड़ के आपके सामने रख दिया था, खोल करके देखो ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। आज भी वही करने वाले हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेम चीजें करने वाले हैं, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। पूरे क्लास को रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब मजा आ जाएगा। तो क्या रेडी है मेरे स्टूडेंट्स? हेडिंग कीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले एक चीज का छोटा सा रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आपको पीछे के क्लासेस में पढ़ाया हूं, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर हम लोग किसी करेंट कैरिंग कॉइल को, अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार दिखा दिए देता हूं, आपको हल्का सा याद आ जाएगा तुरंत। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मेरे बच्चे, कि ये हमारे पास कोई करेंट कैरिंग कॉइल है और इधर से ऐसे करंट आ रहा है। आपको याद आएगा, देखो करंट आ रहा है, 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 देखिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, करंट आ रहा है। ओके, और ऐसे करके करंट जा रहा है बच्चे। देखो इधर से करंट आया, करंट आया, करंट आया, करंट आया, करंट आया, और इधर करंट जा रहा है। तो क्या मेरे बच्चे आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि अगर इस करंट कैरिंग कॉइल को, जो मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं बनाया कि ऐसे करके करंट आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, अगर इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा। किसी बच्चे को यह बात याद है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ऐसे घूमेगा, टुइन 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 टुइन। याद आ रहा है? हल्का फल्का नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूं तो आपको याद आएगा। यह चीज थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी चीज पर आधारित ही है। जैसे मान लीजिए इधर से इधर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम किस चीज से उत्पन्न कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है। हो सकता है मैग्नेट से उत्पन्न कर रहे होंगे, हो सकता है किसी और चीज से उत्पन्न कर रहे होंगे, हो सकता है किसी और चीज से उत्पन्न कर रहे होंगे, उससे मतलब नहीं। लेकिन जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कॉइल को रखेंगे ऐसे, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है, इस कॉइल को रखेंगे ऐसे बच्चे, तो आपको पता है ना किस पे टॉर्क लगता है। धुंधला धुंधला आपको याद आ रहा है किस पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से ये टुइन 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 घूमता है। टॉर्क की वजह से ये टुइन 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 घूमता है। याद कीजिए। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूं। देखिए, आपको मैं ये कॉइल दिखाया था ऐसे करके, और मैंने कहा था कि जो टॉर्क आता है, किसी बच्चे को याद है कि टॉर्क कितना आया था? अगर हमारे कॉइल में n टर्न्स हो तो n i a b sin थीटा आया था। धुंधला धुंधला याद कीजिए, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि टॉर्क की वैल्यू जो आती है वो आती है n i a b sin थीटा, जहां n होता है नंबर ऑफ टर्न, i होता है कॉइल में फ्लो करने वाला, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है, देखिए कॉइल, इस कॉइल में फ्लो करने वाला करंट i होता है, और ये होता है इस कॉइल का ये एरिया, ये जो एरिया है इस कॉइल का, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया। ओके, और v होता है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो होता है ना मेरे शेर, मेरे लॉयन, थीटा वो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल, जो कॉइल है, ऐसे कॉइल, देखो ये कॉइल है, तो कॉइल पे जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल थीटा होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम इस कॉइल में, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क थीटा पर निर्भर कर रहा है?
यानी कि जब थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा कहने का सेंस हमारा कॉइल ऐसे रहेगा, कॉइल ऐसे रहेगा तो एरिया वेक्टर तो ऊपर की ओर हो जाएगा सरफेस पे परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, एरिया वेक्टर तो सीधा ऊपर हो जाएगा मेरे लॉयंस सरफेस पे परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर तो थीटा 90 होगा तो टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि साइन 90 सबसे अधिक होता है। परंतु अगर ये मान लीजिए कॉइल घूम के यहां पे आके रुका हुआ है, तो ऐसे रुका है कॉइल, ऐसे तो इस तरीके से, ऐसे तो तब अगर ऐसे रुका हुआ है कॉइल ऐसे, तो एरिया वेक्टर तो इधर ना होगा मेरे शेर, देखिएगा ये कॉइल ऐसे तो एरिया वेक्टर इधर ना होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल होगा 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा कॉइल पे 0, और जब कॉइल पे टॉर्क की वैल्यू 0 हुई इसका मतलब कॉइल रोटेट करेगा नहीं। तो इसमें यही प्रॉब्लम है क्या कि एक तो जो टॉर्क भाई साहब है उसके कारण कॉइल घूम रहा है, जो कि घूमना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था कि इसी को यूज करके मोटर वगैरह बना दिया जाता है। तो मैंने आपसे बोला मेरे शेर कि एक तो हमारे ये टॉर्क भाई साहब हैं जो लग रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में करंट बढ़ाने के कारण, मैं बता चुका हूं कि कैसे इस पे फोर्स ऊपर कैसे नीचे लगता है, टॉर्क लगता है, ये सब बता चुका हूं। लेकिन ये टॉर्क एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए आप इसको यूज करके मोटर बनाए, एग्जांपल के लिए इसको यूज करके मोटर बनाए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉइल को यूज करके, और मोटर बंद किया तो कॉइल ऐसे जाकर रुका, तो ऐसे जाकर रुका तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा कॉइल पे, ये देखिए ऐसे, इधर ना होगा एरिया वेक्टर, इधर की ओर ना, तो एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल जब 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके बाद कितना भी स्विच ऑन कीजिएगा तो मोटर घूमने वाला नहीं, क्योंकि टॉर्क नहीं लगेगा। हाँ, हल्का सा अगर डंडा डाल के मोटर में हल्का सा घुमा दीजिएगा, हल्का सा, तो हल्का सा घूमेगा तो फिर टॉर्क लगने लगेगा, फिर घूमते रहेगा, फिर तो घूमते रहेगा भाई, इनर्शिया के कारण फिर पलट जाएगा, फिर घूमते रहेगा वो, नो डाउट। लेकिन अगर एग्जैक्ट इस पोजीशन पे हुआ तो टॉर्क नहीं ना लगेगा, और वो तो एक अलग बात है टॉर्क लगे या ना लगे, हटाइए ना। सबसे बड़ी बात कि टॉर्क एंगल पे डिपेंड कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडियल कॉइल का यूज किया जाता है, या यूं बोलिए कि रेडियल कॉइल लाया जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही? मैं फिर से क्या कह रहा हूं कि जब हम लोग जो अभी तक हम पढ़े हैं वो वाला अगर यूज करते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे शेर, मेरे लॉयन, कि टॉर्क हमारा एंगल पर डिपेंड करता है, और जब टॉर्क हमारा एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियल कॉइल। रेडियल कॉइल जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है, और रेडियल कॉइल हम लोग यूज करते हैं। रेडियल कॉइल कैसा होता है वो समझिए, देखिए ऐसा होता है रेडियल कॉइल, मैं उसका फिगर पहले ड्रॉ कर दूं, ऐसे देखिए ऐसा। उसमें जो कॉइल होता है ना बच्चे, जो कॉइल होता है वो रियली में ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं होता है, वो ऐसे घूमता है कॉइल, देखिए ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये रेडियल कॉइल, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, और इसके ऊपर करंट ऐसे बहता है। मान लीजिए करंट इधर भरा, ओके, तो इसके ऊपर करंट बहता है और इधर से करंट आया ऐसे अंदर की ओर जा रहा है ऐसे, और इधर से करंट ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके आ रहा है, ओके। और इसको हम क्या करते हैं कि मैग्नेट के बीच में या कहीं भी यूज कर लेते हैं। इससे फायदा ये हो गया ना कि अब ये कॉइल, ये जो कॉइल है ये जो पहले ऐसे घूम रहा था, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये ऐसे घूमता है, ये जो है ये ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे। तो इससे फायदा क्या हो गया कि एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसे घूमेगा तो प्लेन नहीं ना पलट रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूमता है। इस पे जो करंट जो बह रहा है ऐसा करंट, देखिए मैं दिखाता हूं, अब करंट ऐसे बह रहा है ना, ऐसे ऐसे, एग्जांपल के लिए मान लो ऐसे, ये देखो ऐसे दिख रहा होगा आपको, तो करंट जो ऐसे बह रहा है ना, तो उसकी वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, तो इसकी वजह से ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे अपने ही प्लेन में घूम रहा है ये कॉइल। तो इससे फायदा होगा कि एरिया वेक्टर तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मान लीजिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसका कोई तो यूज ही नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे शेर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो चुंबक के द्वारा दे रहे हैं, चुंबक के द्वारा मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे आ रहा है ना मैग्नेट के द्वारा, वो हमेशा इस एरिया पर परपेंडिकुलर, ये देखो, ये मान लो मैग्नेट हमारा है, हॉर्सू मैग्नेट टाइप का कुछ है, देख लीजिए ऐसे, ये मैग्नेट है, देख रहे हैं मैग्नेट ऐसे, ज्यादा बड़ा कुछ हो गया ना, ये देखिए ये हमारा मैग्नेट है, इधर भी एक मैग्नेट होगा ऐसे, देख रहे हैं मैंने शेर, दिखाई दे रही है मेरी चीजें आपको?
मेरे लॉयन, मेरे शेर दिखाई दे रही है? यस सर। तो इससे फायदा क्या हो गया? ऐसा क्वाल यूज करने से फायदा हो गया कि एंगल जो थीटा बार बार चेंज कर रहा था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, वो नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे भी स्क्वाल पे रेडियली आ रहा है इधर की ओर। अगर ये ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरा मोबाइल ही ले लूं, अगर ये मोबाइल ले लूं तो इस पे ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे देखिए, ऐसे इस पे ऐसे आ रहा है, और एरिया वेक्टर ये है, तो हमेशा ये ऐसे घूमेगा तो एंगल 90 रहेगा। तो 90 रहेगा तो टॉर्क तो सबसे, एक तो मैंने साफ कर दिया sin थीटा, 90 रहने की वजह से टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा भी और वैरी भी नहीं करेगा। टॉर्क मींस टॉर्क वैल्यू का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, वेरिएबल भी टॉर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? रेडियल कॉइल क्यों यूज करते हैं? पहले मैं इतना देर आप लोग को यही समझाना चाह रहा था कि हम लोग रेडियल कॉइल क्यों यूज करते हैं, ताकि इसमें जो टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा था इसमें थीटा पे डिपेंड ना करे। हाँ, ऊपर से देखेंगे ना इसको रेडियल कॉइल को तो ऐसा दिखेगा। देखिए ऊपर का भी फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए रियली में ऊपर ही से पता चलेगा। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही गोल दिखेगा, ये जो सिलेंडर ऐसे मैंने बनाया इस तरीके से सिलेंडर, ऊपर से देखिएगा तो ये वाला पोर्शन ऐसे गोल दिखेगा, और चुंबक जो है वो ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे दिखेगा चुंबक का पोल, मैग्नेट का पोल। मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। मैंने बोला ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने जनरेट करा किसी चीज से जनरेट करे, तो इसके लिए ओके। और इसमें करंट ऐसे बह रहा है, कैसे भी आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लीजिए करंट ऐसे भरा, ऐसे आएगा करंट और ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे आएगा इधर जाएगा, इधर अंदर जाएगा तो क्रॉस से इधर बाहर आ रहा है डॉट से ये करंट, और इस पे फोर्स लगेगा तो ये टॉर्क की वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा और ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ये घूमता है। ये ऊपर से मैंने ये जो व्यू है टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ये जो सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ऐसे सिलेंडर, और ऊपर से देखोगे तो सिलेंडर इस सर्कल दिखेगा, ये वाला पोर्शन सर्कल दिखेगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड रियल होगा, ऐसा रेडियल होगा, रेडियल। तो हम लोग जो जनरली डिवाइस में यूज करते हैं वो रेडियल कॉइल्स ही होता है मेरे बच्चे। ये बात माइंड में डालना है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो रेडियल कॉइल्स ही होता है, रेडियल कॉइल्स। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात? मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, साउथ पोल में एंटर कर रहा है। तो आया समझ में हम लोग रेडियल कॉइल क्यों यूज करते हैं? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको पहले मेरी बात यह समझ में आ रहा है कि हम लोग रेडियल कॉइल को रिप्लेस, मतलब कि जो हम लोग का रेक्टेंगुलर कॉइल था उसे हटाकर रेडियल कॉइल क्यों लाया? ये फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे कर रहे हो, रट रहे हो कि नहीं नहीं क्यों लाएं क्यों लाएं क्यों लाएं, रट लिया और उसके बाद पता भी नहीं। नहीं, अंदर से ये फील होना चाहिए कि रेडियल कॉइल आने का वजह क्या है, कारण क्या है, ये समझ में आपको आना चाहिए। आइडिया लग ही रहा होगा? ओके, तो चलिए सबसे पहले नोट में हम लोग आज के क्लास में इस चीज को लिखेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में लिखेंगे कि रेडियल कॉइल क्यों आया, ये समझेंगे तब तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझेंगे ना। ये बढ़िया से समझ लेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो मैं साइड हटता हूं मेरे शेर, मैं साइड हटता हूं और मैं बताता हूं आपको आगे। नोट किए स्टूडेंट्स? नोट लिखे कॉपी में? नोट किए नहीं? नोट लिखे, नोट में लिखिए, उसी बात को लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने समझा। दिल के वयां को वहां रजिस्टर करेंगे, बस दिल के वयां को लिखिए उसमें नोट में। फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल, कमी थी रेक्टेंगुलर कॉइल में, फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल वैल्यू ऑफ टॉर्क वेरीज कंटिन्यूअसली। For rectangular coil, value of torque varies continuously. रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए जो टॉर्क का वैल्यू होता है मेरे शेर, वो लगातार वैरी करता, मतलब लगातार बदलते रहता है, चेंज होता है। ओके, वैरीज कंटिन्यूअसली। फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल वैल्यू ऑफ टॉर्क वैरीज कंटिन्यूअसली। उसी में लिखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to plane, if magnetic field is perpendicular to plane, जो हमारा प्लेन है उस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, हमारा ये प्लेन है, इस पे अगर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन पर परपेंडिकुलर बोल रहा हूं फिर से चिल्ला के, प्लेन पर, तो थीटा यहां 0 डिग्री होगा। प्लेन पे परपेंडिकुलर तो प्लेन से एंगल नहीं लेते हैं, एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं। लिखें, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन
of coil, plane of coil, then angle between field and area vector is 0. Then angle between field and area vector is 0, so torque is 0. Then angle between field का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं. Then angle between field and area vector is 0, so torque is 0. एंगल 0 होता है इसलिए टॉर्क की वैल्यू 0 होती है. ओके, लिख लिए. चलिए, तो यानी कि इसमें दिक्कत है. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. टू कीप द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. टू कीप द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क का कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए, टू कीप द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क, रेडियल कॉइल यूजेज, रेडियल कॉइल यूजेज, फुल स्टॉप. इन रेडियल कॉइल, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इन रेडियल कॉइल, कॉइल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रिमेन्स सेम. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा वो सेम होगा. समझ रहे ना, ये जो प्लेन है, ये ऊपर वाला प्लेन इस पे परपेंडिकुलर, या इधर से बोलिए इधर परपेंडिकुलर. इन रेडियल कॉइल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रिमेन्स सेम, सेम एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, and always perpendicular to magnetic field. लिखे बच्चे? Yes sir, yes sir, magnetic field. So value of torque is constant. So value of torque is constant and maximum, maximum भी constant भी लगेगा, torque और maximum भी लगेगा. कितना लगेगा torque बताइए? अगर torque निकालूंगा तो आप लोगों को पता है ना, एन टॉर्क याद है, आप लोगों को पढ़ाया था, एम क्रॉस बी मैंने कहा था, याद रखिएगा. और एम क्रॉस बी को अगर आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा एम बी साइन थीटा. अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एम बी साइन थीटा. और मैंने लगे था ये भी कहा था कि जो एम होता है वो आई इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया. अगर आप दिल लगा के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. साथ साथ मैं ये भी कहा था कि अगर एन टर्न रहेगा तो इनसे गुना कर देंगे. तो टॉर्क जो एन आई ए बी साइन थीटा आता था, यहां पे थीटा 90 हो जाएगा, इसलिए एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई. तो थीटा पर कोई वेरिएशन नहीं, और टॉर्क की वैल्यू हो गई एन आई ए बी. अब टॉर्क के कारण कॉइल हमारा घूमेगा, कांस्टेंट टॉर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इस फिगर को ड्रॉ करके रेडियल कॉइल का ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है. ये सामने से देखने पे, ये ऊपर से देखिएगा तब ऐसे दिखेगा. और ये दोनों फिगर ड्रॉ करके नीचे इस चीज को लिखिए. मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए जल्दी से इसको स्टूडेंट्स. ओके, कर लिए नोट? अगर नोट कर लिए इसे तो इसे करता हूं साफ. और अब आते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे. साफ करूं? पहले आपको मैं पूरा समझा ही देता हूं कि रियली में जो फिगर ड्रॉ किया ना, यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक तरीके से, लेकिन फिर से मैं साफ करके ड्रॉ करता हूं. पहले मैं आपको समझा ही देता हूं कि कैसे काम करता है. जब समझ जाएगा तो अंदर से महसूस लगेगा, हाँ सर सच में, हाँ सर सच में, हाँ यस मनी सर सच में ऐसे ही काम करता है ये. और फिर जब एक बार अंदर से फील हुआ तो अरे वाह क्या बात है. एक बार अंदर से फील हुआ तो अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसी वाली बात है. साफ कर दूं इसे भी, साफ कर दूं इसे भी, कर दीजिए सर साफ. ये लीजिए. अब हम लोग ये बात याद रखिएगा कि रेडियल कॉइल में टॉर्क हमारा हमेशा थीटा हो गया 90, तो एन आई ए भी लगता है. ओके, चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है समझिए इस चीज को. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ना मेरे शेर, उसमें क्या होता है कि पहली बात तो देखिए इस तरीके से जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, और आप आगे जाके देखेंगे भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिगर में भी दिखाया गया, आगे जाके भी आप देखिएगा. 1 सेकंड, पहले मैं सबको अरेंज कर लूं थोड़ा थोड़ा. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दिखा रहा हूं, और आप आगे जाके देखोगे भी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कुछ ऐसा सीन होता है. ये देखिए ऐसा, ये तो जान रहे कि इसमें करंट बहेगा, इस सिलेंड्रिकल पार्ट है, और करंट बहने के कारण इसमें क्या डेवलप होगा जल्दी बोलिए. इसमें अगर करंट बहेगा तो क्या डेवलप होगा मेरे शेर, क्या डेवलप होगा जल्दी बताइए आप,
क्या डेवलप होगा भाई? टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रेडियल कॉइल में रखे तो टॉर्क डेवलप होगा ना, ये घूमेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं घूमेगा, ऐसे करके करंट बहेगा तो ये घूमेगा। ओके, ये सिलेंडर ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये प्लेन है। और इसमें क्या होता है ना कि इधर से आपका मैग्नेट लगा दिया जाता है। मैग्नेट क्यों मैग्नेट लगा दिया, जरा जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, मैग्नेट क्यों लगा दे रहे हैं भाई? क्या आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि यहां चुंबक क्यों लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तब तो जाके ये घूमेगा ना तार। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा थोड़ी ना करंट बहाएंगे तो फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये चुंबक लगा दिए, मान लो ये नॉर्थ पोल है चुंबक का और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं कि ये घूमेगा, तो घूमेगा तो इतना आसानी से थोड़ी ना इसको घूमने देंगे। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि पहले घूमने के लिए, फिक्स करने के लिए यहां पे इस तरीके से ऐसे कर देते हैं ताकि उसमें ये घूमे। ये जो है ना, ये पोर्शन पूरा पूरा इससे जुड़ा हुआ है ताकि ऐसे करके घूम सके। ये तो गिर ना जाएगा ढप से नीचे, इस पे ये फ्री हाथ, ये बिल्डिंग नहीं है, दोनों किया हुआ, इसके अंदर ऐसे होके, ये ऐसे जो अंदर होके ऐसे ऐसे घूम सकता है, समझ रहे ना? ऐसे जो अंदर है, देखो ऐसे दिखाता हूं, ये जो देखा ना, ऐसे करके ऐसे ये घूम सकता है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे घूम सकता है ये। तो वही मैंने दिखाया कि ऐसे घूम सकता है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं बच्चे। एक नीचे स्प्रिंग लगा देते हैं जानबूझ के, क्यों? क्योंकि जब घूमेगा तब तो फिर घूमते रहेगा, तब तो ये मोटर बन जाएगा। अगर ये घूमेगा और घूमते ही रह गया तब तो फिर ये मोटर बन जाएगा बच्चे। फिर तो हम इससे पंखा लेने लगेंगे गर्मी में, हमको गर्मी भी बहुत लग रहा है और हम लोग इससे पंखा से हवा लेने लगेंगे, नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि इसके नीचे का स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, देख रहे हैं? इसके नीचे इस तरीके से हम एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये और नीचे में स्प्रिंग है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग करंट बहाएंगे, स्विच ऑन किए टप, तो इसमें करंट बहाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट पे क्या लगेगा? टॉर्क। अभी मैंने बताया था कि ऊपर से देखे तो ऐसे दिखेगा आपको, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये घूमना शुरू होगा। मतलब जो ऐसे सिलेंडर टाइप का ना, कैसे बनाकर दिखाऊंगा आपको, कैसे कैसे कैसे, चलिए इसी से बनाकर दिखा देता हूं। ये देखिए, भगवान बस गिरे नहीं, हाँ ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ये देखिए रैली में ऐसे है, ये दिल टाइप का फिगर बन रहा है, लेकिन इसे गोल समझ लो, सिलेंडर समझ लो, सिलेंडर। तो इस पे जो तार लपेटे इस सिलेंडर पे, ये देखो इस पे जो तार लपेटा हुआ है वो ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे, ये देखो ऐसे, देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तार, ये जो तार है, ये तार, उस पे इधर फोर्स लग रहा है इधर, और इस पे इधर, तो इसकी वजह से ये ऐसे घूमेगा, ऐसे देखो, ये ऐसे घूमेगा, टुई सुरना ऐसे। कुछ बच्चे समझ लेते ना कि ये ऐसे घूमेगा सामने से, नहीं नहीं नहीं, ये जो सिलेंडर टाइप का ऐसे बना ना, सिलेंडर टाइप का, आपको ऐसे, ये देखो छोटा सा, हाँ आप सही है पकड़ने में। ये जो सिलेंडर टाइप का बना, ये सिलेंडर टाइप का ऊपर वाला फ्रंट, ये इस पे इधर फोर्स लगेगा एक पे, और एक पे इधर फोर्स लगेगा, इधर इधर इधर, ये जो रखा हुआ है ना ऐसे करंट, तो एक पे उधर एक पे इधर, तो इसकी वजह से ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ही देखो, देख रहा है, ऐसे घूमेगा, टू इन ऐसे घूमेगा। ओके, तो ऐसे घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो नीचे में जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो अंठा जाएगा। भैया ये जो करंट है वो इस ड्रम पे टॉर्क अप्लाई करेगा ना, टॉर्क। तो जब ये करंट इस ड्रम पे टॉर्क अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे घूमेगा, टुई, ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे घूमेगा, टुई। तो जब ये पूरा ब्रह्मांड घूमेगा और ये नीचे स्प्रिंग नहीं लगा रहेगा, तब तो ये घूमते रहेगा, तब तो टॉर्क लगेगा, तब हमेशा घूमते रहेगा। यहां जोड़ देंगे पंखा तो पंखा जैसा गन 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 पंखा हवा लगने लगेगा। अगर इंसान को लटका देंगे तो इंसान घूमने लगेगा। कितना डायना हो जाएगा? 5 डायना, 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुंडी, 5 डायना हो जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए हमको मोटर थोड़ी ना बनाना, इसे हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि नीचे का स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग लगाएंगे तो फायदा क्या होगा सर? स्प्रिंग लगाने से यह फायदा होगा कि जो करंट टॉर्क इधर घूमने में लगा रहा ना, इधर घूमने में, और जब ये इधर घूमेगा तो स्प्रिंग अंठाएगा, तो अंठाएगा तो स्प्रिंग इधर टॉर्क लगाएगा। आप ही ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, देखो 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 देखो, ये ड्रम है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं, ये देखिए, एक सेकेंड, ये ड्रम है, ये ड्रम ऐसे घूमेगा, तो ऊपर तो खैर ऐसे करके फिक्स किया, वो ये किया हुआ ताकि घूमने में सपोर्ट मिले, ऐसे सपोर्ट मिले, ओके, तो ऐसे घूमेगा। लेकिन जब ये ऐसे घूमेगा तो नीचे स्प्रिंग अंठाएगा ना, और जब स्प्रिंग अंठाएगा तो जो ड्रम है वो इधर घूम रहा है करंट की वजह से। देखिएगा ये जो ड्रम है ये करंट की वजह से इधर घूम रहा है,
तो जब ये इधर घूम रहा है करंट की वजह से, तो स्प्रिंग उठाएगा तो स्प्रिंग इधर ना घुमाना चाहेगा, उल्टा ना, करंट इधर, स्प्रिंग उठाएगा तो इधर। तो होगा एक समय तो ऐसा आएगा ना कि करंट जो टॉर्क लगा रहा है इस सेंस में इधर इधर, और स्प्रिंग जो टॉर्क लगा रहा है इस सेंस में, इसका जस्ट उल्टा। ये जो है करंट वो इधर से ऐसे और स्प्रिंग इधर से ऐसे, तो दोनों का जब टॉर्क इक्वल होगा तो वहां पे रुक जाएगा। दोनों का टॉर्क जहां पे इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग है जो ऐंठा रहा है, तो स्प्रिंग रोकेगा इसको घूमने से। सोचो अंदर विजुअलाइज करो कि नीचे का स्प्रिंग लगा हुआ है, जब इसको घुमाएंगे तो स्प्रिंग उठाएगा ऐसे। देखो मान लो ये मेरा हाथ ही स्प्रिंग है, ये देखिए मेरा हाथ है ना, ये स्प्रिंग है। तो करंट अगर इधर घुमाएगा, मेरा हाथ देखो ऐंठा गया था, हाथ मेरा इधर घुमाना चाह रहा है, हाथ इधर, और इस करंट जो है वो इधर, देखिए ऐसा हो जा रहा है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे हो जा रहा है। देखिए यहां मेरी बातें समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं आपको। तो यहां पे ये इधर घुमाना चाहेगा, जब दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा तो वहां पे ये ड्रम रुक जाएगा, और ड्रम रुक गया तो करंट मपा गया, मेजर हो गया। ड्रम रुक गया, यहां मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हेडिंग कर लीजिएगा। मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि ऊपर भी फिगर ड्रॉ करना, जगह मैंने कम दिया है, थोड़ा कंजूसी कभी कभी कर लेता हूं जगह देने में। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि अब ये करंट मेजर होगा। कैसे मेजर हो जाएगा भाई? तो अब यहां पे क्या होता है मेरे बच्चे कि लगा हुआ होता है यहां पे इस तरीके से मीटर स्केल। इस तरीके से कैसे ही बना सकते हो आप, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे यहां पे, या यहीं पे भी ऐसे दे सकते हो, यहां भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसे करके भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे स्केल लगा हुआ रहता है, ये देखिए स्केल, और यहां पे लिखा रहता है जो 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, या जितना भी, काफी कम करंट है तो काफी कम एम्पियर, ये लिखा रहता है। और यहां से कैसे करके मीटर रहता है, समझ सकते हो, ऐसे मीटर रहता है, मीटर घूमेगा ऐसे, इसी पे ऐसे लगा हुआ है जो ड्रम है ना, ड्रम ऐसे है ना, इसी पे ऐसे मीटर फिक्स रहता है, मीटर ऐसे फिक्स रहता है, और ऐसे ये घूमेगा, मीटर फिक्स रहेगा ऐसे करके, तो ऐसे घूमेगा तो ये मीटर भी साथ साथ में घूमेगा। और अगर मान लो कि आपके एक काम करो, अब देखो क्या करोगे। मान लो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने क्या किया कि 1 एम्पियर का करंट बहाया, 1 एम्पियर का करंट। तो 1 एम्पियर का जब आप करंट बहाएंगे उस समय जो ये ड्रम घूमेगा तो ये स्प्रिंग बैलेंस कर लेगा, कुछ घूमेगा, स्प्रिंग बैलेंस कर लेगा। और 2 एम्पियर का बहाएंगे तो उतना ही एंगल से घूमेगा कि थोड़ा ज्यादा एंगल घूमेगा, थोड़ा ज्यादा घूमेगा। करंट जब आप बढ़ाकर 2 एम्पियर करेंगे मेरे शेर, तो करंट का टॉर्क ज्यादा लगेगा ना। मान लीजिए 1 एम्पियर के कारण करंट का टॉर्क लग रहा है 5, तो स्प्रिंग भी टॉर्क लगाएगा 5 रोक देगा। लेकिन 2 एम्पियर जब करंट बहाएंगे तो करंट का टॉर्क 5 ही लगेगा कि ज्यादा होगा, 10 लगेगा। तो 10 लगेगा तो ये स्प्रिंग और उठाएगा। 3 एम्पियर बहाइएगा तो और ज्यादा ये घूमेगा, तो ये और उठाएगा, जाके रुकेगा। तो मान लीजिए आप 1 एम्पियर का करंट बहाए, और 1 एम्पियर के करंट बहाने के बाद मीटर यहां पे रुक गया, यहां पे एग्जैक्ट सामने रुका, तो यहां लिख दीजिए 1 एम्पियर। अब जब कभी भी जिंदगी में 1 एम्पियर का मतलब जब कभी भी जिंदगी में मीटर यहां का रुकेगा तो समझिएगा कि इसमें 1 एम्पियर का करंट बहा रहा है। फिर अब 2 एम्पियर का करंट बहाइए, जब 2 का बहाइएगा तो मान लीजिए मीटर इस सामने जाके रुका, तो यहां 2 लिख दीजिए, हो गया, ये बन गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप घर पे बना लिए बैठकर। समझ में आया? अभी तक हम ये कर रहे थे कि ये जो ऐसे है, ऐसे हम ऊपर नहीं, ऐसे ये ऊपर प्लेन को दिखा रहे हैं, जो प्लेन है ऐसे सर्कल टाइप का, सर्कल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऐसे तो इसके ऊपर ये ऐसे घूम रहा था, देख रहे ऐसे घूम रहा था। तो अगर नीचे स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये पूरा जिंदगी शक्तिमान के जैसा घूमते रहेगा हमेशा। लेकिन नीचे स्प्रिंग लगाएंगे तो ये घूमेगा फोर्स के कारण, तो नीचे उठाएगा और स्प्रिंग इसको रोक देगा। और जहां पे भी स्प्रिंग का टॉर्क यानी करंट का टॉर्क को स्प्रिंग का टॉर्क बैलेंस कर लिया, वहीं पे जाके ये कॉइल रुकेगा, और ये साथ साथ में जो लगा हुआ है मीटर वो रुकेगा। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं? करंट ज्यादा बहाइएगा तो करंट का टॉर्क ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा घूमेगा, तो स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा उठाएगा, तब जाके रोकेगा उसको। स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा उठाएगा, जितना स्प्रिंग उठाएगा उतना ज्यादा ना वो टॉर्क रोकने की कोशिश करेगा स्प्रिंग, तो वहां जाके बैलेंस करेगा। इसको घर पे जितना विजुअलाइज कीजिएगा उतना बेहतर समझ में आएगा। हाँ, एक बात है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों पड़ा, ये समझ में आ गया। बच्चे हमसे बोलते हैं, आपके सीनियर लोग बोलते थे और बोलते भी हैं कि सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों पड़ा इसका नाम। हमें ये तो समझ में आ गया सर, मूविंग कॉइल यार इसका जो कॉइल है ना वही मूव करता है, चलता है। इसका जो कॉइल है ना वो वही मूव करता है, चलता है। देख रहे हैं बच्चे? इसलिए एक होता है मूविंग मैग्नेट टाइप का कुछ गैल्वेनोमीटर, लेकिन हम लोग को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ना है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी 2 तरीके का होता है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी 2 तरीके का होता है। खैर सारी चीजें फील हो गई,
समझ में आ गया? लिखना शुरू करें। हेडिंग कीजिए कॉपी में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जल्दी से हेडिंग करें मेरे से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और बता दूं कि एक गैल्वेनोमीटर के जरिए ना काफी कम करंट, इवन माइक्रो एम्पेयर तक का भी करंट मेजर करना हो ना, डिटेक्ट करना हो तो डिटेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर के जरिए, मूविंग कॉइल। यानी बहुत कम से कम करंट तक भी वैल्यू निकाला जाता है, मेजर किया जाता है इससे। हेडिंग कर लिए, डिफिनेशन लिखिए। क्या यूज होता है वो भी समझ में आ गया, करंट मेजर करने के लिए। कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया आपको। कैसे काम करता है वो समझ में आया ना, कि करंट इधर घुमाएगा, नीचे स्प्रिंग उठाएगा, जहां पर दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों का टॉर्क जो घुमा रहा है टॉर्क, तो वहां पे रुक जाएगा, वहां पे करंट मेजर हो जाएगा, जितना सामने जाएगा उतना करंट रहेगा। उस तरीके से सेट किया रहता है। चलिए लिखिए उसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। लिखिए उसमें, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to, a moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure electric currents, which is used to measure electric currents or detecting small current or detecting DETCTING, डिटेक्टिंग मतलब डिटेक्ट करने के लिए कि करंट बह रहा है कि नहीं, और डिटेक्टिंग स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है काफी कम करंट जब कॉइल में बहता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि काफी कम से कम करंट भी बह रहा है, जो एमीटर से नहीं मेजर हो सकता, तो गैल्वेनोमीटर के जरिए चेक किया जाता है। ओके, लिखिए और डिटेक्टिंग स्मॉल करंट। उसी में आगे लिखिए, इट इज ए सेंसेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है क्योंकि मैग्नेटिज्म भी यहां यूज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क लग रहा है और करंट भी बह रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या लिखे, इट इज ए सेंसेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which can we measure, it is sensitive electromagnetic device, it is sensitive electromagnetic device which can we measure low currents, which can we measure low currents even of the order of a few microamperes, even of the order of a few microampere। मतलब कि अगर काफी कम करंट हो उसको भी ये मेजर करता है। ओके, लिखे, इट इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस व्हिच कैन मेजर लो करंट even of the order of a few microamperes। क्लियर हो गया ये चीजें? प्रिंसिपल लिखिए। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए कि कितने तरीका का होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला बच्चे सस्पेंडेड, नंबर 1 में लिखिए, नंबर ए में सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड जिसमें कॉइल लटकते रहता, सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, लिखिए सबसे पहले सस्पेंडेड कॉइल, SUSPENDED, सस्पेंडेड कॉइल, COIL, कॉइल गैल्वेनोमीटर। और नंबर बी में सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद नंबर बी में पाइवोटेड, PIVOTED, पाइवोटेड, ये यहां पाइवोट किया हुआ है ना, यहां पे फिक्स किया हुआ है घूमने के लिए। पाइवोटेड, जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, PIVOTED कॉइल गैल्वेनोमीटर, पाइवोटेड कॉइल। और वेस्टर्न भी इसको बोलते हैं, वेस्टर्न, WESTON, भी लिख लो। लिखे ना, नंबर बी में क्या लिखा है, लिखे पाइवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, WESTON, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर।
पाइवोटेड कॉइल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर लिख लिए। चलिए चलिए चलिए, अब नीचे देखिए, दोनों का ये वर्किंग फंक्शन सेम होता है, प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दोनों का सेम होता है फंक्शन वगैरह, बस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम लोग ये जो देखते हैं वो देखते हैं ये वाला पाइवोटेड वाला। तो अब आपकी क्या कीजिए, इतना पढ़ने के बाद प्रिंसिपल लिख कर एरो दीजिए। प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? क्या प्रिंसिपल है? सिंपल सा जो पढ़े पीछे क्लासेस में, कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, इस पे टॉर्क लगता और घूमता है। बस यार थोड़ा सा खुराफाती दिमाग लगा दिए कि घूमने न दे क्या स्प्रिंग लगा के रोक दिए, घूमने न दे क्या स्प्रिंग लगा के रोक दिए, इतना ही थोड़ा सा खुराफाती दिमाग लगा दिए। तो प्रिंसिपल में एरो देकर लिखिए, लिखिए लिखिए। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट इट्स प्रिंसिपल, इट्स ऑपरेशन कर लीजिए बच्चे, इट्स ऑपरेशन, इसका जो वर्किंग है वर्किंग, इट्स ऑपरेशन OPERATION, इट्स ऑपरेशन is based on the principle that its operation is based on the principle that when a current carrying coil is placed, that when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, the coil experiences a torque. The coil experiences a torque. समझ में आ रही मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? चलिए ठीक है, अब इसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन की कैसे ये काम करता है, किस तरीके से ये भाई साहब काम करते हैं, अंदर से समझ भी गए, फील भी हुआ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी समझ में आया। ये भी मैंने बता दिया कि दो तरीके का होता है। वैसे मूविंग कॉइल तो दो तरीके का होता ही है, वैसे ये गैल्वेनोमीटर भी दो तरीके का, मूविंग कॉइल वाला होता है कि मूविंग मैग्नेट टाइप का होता है, लेकिन हम लोग को ये देखना होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो टाइप है वो देखना होता है। ओके ठीक है, तो एक काम कीजिए, अब हेडिंग कीजिए कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन लिख के हो सके तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन लिख के हो सके तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, हो सके तो फिगर। इसी का अगर टॉप व्यू दिखेगा तो टॉप व्यू तो मैं बता ही दिया हूं कि कैसा दिखेगा, टॉप व्यू बता दीजिए। इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, मैं साइड हटता हूं तो आपको समझ में भी आएगा। चलिए ड्रॉ कीजिए फिगर को अच्छे से। ओके ड्रॉ कर लिए तो यहां कुछ नाम भी लिख लीजिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके यहां आप लिख सकते हैं मेरे लॉयन, 1 सेकेंड, यहां आप लिख सकते हैं W, ये W हमारा, ये देखो ये जो है ये है, सबके बारे में बता देता हूं कि क्या क्या W है। ओके उसके बाद यहां आप लिख सकते हैं M, यहां पे आप M लिख सकते हैं, M W हो गया, M हो गया। आप यहां पे S डैश लिख सकते हैं, स्प्रिंग जो है, या S भी लिख सकते हैं आप चाहे तो S भी लिख सकते हैं, S डैश भी लिख सकते। ओके और ये हमारा कोर है, कोर जिसके ऊपर तार लपेटे, ये कोर इसे कह सकते हैं फिक्स्ड कोर, ये है, इसे आप कह सकते हैं कि हमारा फिक्स्ड कोर है। ओके और नॉर्थ साउथ पोल तो मैंने बता ही दिया, और तो कुछ है नहीं, बाकी तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब जो मैंने बाद में लिखा ना, आप इसे यहां लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसे। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, एक बात और मैं क्या बोला आपसे कि कहीं कहीं क्या होता है कि इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, थोड़ा दूर करके, जो मैं तार दम नजदीक करके लपेटा हूं ना, वो ऐसे समझो कि कॉइल है जिसके ऊपर हम लोगों ने तार को क्या किया, ऐसे करके लपेटा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा। ओके तार लपेटा है, तो इसका नाम चाहो तो आप लिख सकते हो PQRS, आप पर डिपेंड करता है, इसका नाम चाहो तो लिख सकते हो PQRS। ये जो तार मैंने बोला ना, इस पे इसको ऐसा करके एक फिक्स शेप दे दिया जाएगा, रियली में फिक्स शेप ही होता है। अब देखोगे कहीं कॉइल लपेटा हुआ तो आपको पता चलेगा PQRS। ओके तो इसे पूरा कर लीजिए। अब इसे पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स इसका लिखना कंस्ट्रक्शन की कैसे कैसे वर्क करता है।
पूरा दिल में मैंने बता ही दिया कि कहां के पे कौन सा ड्रम है, कहां पे क्या है, नहीं है, किधर चुंबक होता है, किधर से मैग्नेटिक फील्ड आता है, कैसे घूमता है, वगैरह वगैरह सब आप जान गए। बस दिल के बयां को जो समझ रहे हैं, अंदर से महसूस कर रहे हैं, उसे कॉपी में रजिस्टर कर देना है। तो मैं अभी यहां से साइड हटूंगा और आपको पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा कंस्ट्रक्शन, पूरा लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन पे कंस्ट्रक्शन। आप आराम से A to Z पॉइंट्स, क्योंकि कभी कभी बच्चों का कहना होता है कि सर अपने लैंग्वेज में लिखा दीजिए, तो अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लो ताकि आपको ज्यादा लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, तो इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। स्ट्रक्चर के नीचे ही उसको लिख लेना है। मैं हटूंगा, मैं हट रहा हूं, आपको शो होगा, देखिए मैं हट रहा हूं, आपको शो होगा, सो रहा होगा, नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट स्टूडेंट्स? पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जो मतलब कैसे बना हुआ होता है जो। यस सर, और ये वही सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अंदर से तुम सोच सकते हो घर पे, ऐसा देसी जुगाड़ भी बना सकते हो चाहो तो दिमाग लगा के, कि करंट इधर घुमाएगा, नीचे स्प्रिंग लगाएंगे तो उसको रोक देगा, और जहां रुकेगा वहां करंट मेजर हो जाएगा, हमारा कितना एम्पीयर भरा। ओके चलिए, अब स्ट्रक्चर के बाद इसके वर्किंग के बारे में लिखते हैं। वर्किंग, ये कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इसका होता है वर्किंग। वर्किंग तो पता ही है मेरे सिर कि कैसे वर्क करता है, जो भैया वर्किंग इसका पता है ना कि कैसे वर्क करता है, जो कार्य विधि हिंदी में बोलते हैं, कार्य विधि। कैसे? जब हम करंट बहाएंगे तो ये ड्रम जो है, ये अंदर में कोर, इस पे लगेगा टॉर्क, और ये क्वाइल ऐसे जो PQ वाला से है, ये जो है ये इधर आएगा घूमकर, इधर से ऐसे आएगा, और ये Q वाला अंदर से ऐसे जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये QR जो है ऐसे जाएगा, और ये पूरा घूमेगा, ये पूरा जो है ऐसे वो ऐसे घूमेगा। ओके, तो जब पूरा ये ऐसे घूमेगा, लेकिन हमेशा नहीं घूमते रहेगा, जब इसका टॉर्क, किसका, इस करंट के कारण टॉर्क और स्प्रिंग के कारण जो टॉर्सनल लग रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये घूमना बंद हो जाएगा। ओके, तो वर्किंग लिख के बैरो दीजिए, लिख लीजिए वर्किंग में, व्हेन current to be detected in passed through the coil, when करंट को जब डिटेक्ट किया जाता है कि इससे पास कर रहा है, यही बोले कि करंट पास होता है, ऐसा तो हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि पास करवाते इससे करंट, डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि करंट रियली में पास कर रहा है कि नहीं। तो क्या मैंने बोला, वर्किंग में लिखिए, when current to be detected, DETECTED, detected is passed through the coil, pass through the coil, comma, the coil experiences a torque, the coil, COIL, coil experiences EXPERIENCES जो होता है experiences, EXPERIENCES, experiences a torque, मतलब जब करंट इसमें डिटेक्ट होता है तो कॉइल पे इसका मतलब एक टॉर्क लगता है। ओके, टॉर्क, उसमें आगे लिखिए, देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डिटेक्टिंग टॉर्क, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब इस टॉर्क को डिटेक्ट होने के कारण, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डिटेक्टिंग टॉर्क, द क्वाइल बीइंग टू टर्न, क्वाइल जो होता है ना वो टर्न होने लगता है, ये क्वाइल ऐसे, ये जो ऐसे ऐसे, द क्वाइल बीइंग टू टर्न, और जैसे ये टर्न होगा नीचे इसका हाथ हटा जाएगा, इसका हाथ हटा जाएगा। ओके, उसमें लिखिए, एज द क्वाइल टर्न्स, एज द क्वाइल टर्न्स, टर्न्स द स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड, एज द क्वाइल टर्न्स द स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड। समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं क्या करूं, जो स्प्रिंग होता है ना वो ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट। ओके, या फिर ये बोले फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है, उसका जो पतला पट्टी होता है वो ट्विस्ट होता है, ये भी लिख सकते हो। ओके, ट्विस्टेड लिखिए बच्चों, उसी में लिखिए, दिस रिजल्ट इन एन अपोजिटली, इसे कारण लिखिए ट्विस्टेड, गेट्स ट्विस्टेड, मतलब स्प्रिंग ये भी ट्विस्ट हो जाएगा। तो लिखिए, दिस रिजल्ट्स इन
एन अपोजिटली डायरेक्शन टॉर्क, दिस रिजल्ट्स इन एन अपोजिटली डायरेक्शन टॉर्क। इसके कारण क्या होगा कि स्प्रिंग जब ट्विस्ट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क, अगर ये इधर घुमा रहा था तो ये इधर घुमाएगा। अपोजिटली डायरेक्शन टॉर्क लिख लिए बच्चा लोग, यस सर, अपोजिटली डायरेक्शन टॉर्क। ओके, और इस टॉर्क को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस टॉर्क को बोलते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको टॉर्सनल टॉर्क भी बोलते हैं। ओके, कुछ लोग इसको टॉर्सनल टॉर्क भी बोलते हैं कि टॉर्सन के कारण टॉर्क डेवलप हुआ। खैर कोई बात नहीं, मतलब एक तरीके से रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो फिर से जो कॉइल ऐसे से ऐसे घूमे ना उसको फिर से लाना चाह रहा है वहीं पे, मतलब दोनों का बैलेंस हो जाएगा। ओके, उसी में आगे लिखिए, फिर उसके बाद उसी में आगे लिखिए, द रिजल्टिंग टॉर्क, इसमें जो या द रीस्टोरिंग टॉर्क, द रीस्टोरिंग टॉर्क, इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है स्प्रिंग में, द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। जो टॉर्क वहां पे रिस्टोर हो रहा है स्प्रिंग में, नीचे आया जो टॉर्क आया वायर में, फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो पत्ती होता है उसमें बोलिए, तो जो उसमें जो टॉर्क आया बच्चे, वो कितने एंगल से घुमा उस एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कोई अभी का पढ़ना नहीं है, ये हम लोग क्लास 11th में भी देखना होता था कि कोई भी चीज अगर थीटा एंगल से स्प्रिंग वगैरह घूमता है तो टॉर्सनल जो टॉर्क आता है उसमें, या रिस्टोरिंग टॉर्क, वो के इंटू थीटा होता है, के थीटा। मैं वही कर रहा हूं कि इसमें टॉर्क कितना आएगा स्प्रिंग में, जितना ये अधिक एंगल से घूमेगा, ये जितना एंगल घूमेगा उतना ही ज्यादा इसमें टॉर्क आएगा। तो वही कह रहा है आप लोगों से, द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा थ्रू व्हिच द वायर इज ट्विस्टेड, थ्रू व्हिच द वायर इज ट्विस्टेड, थ्रू व्हिच द वायर इज ट्विस्टेड। हो गया, या स्प्रिंग इज ट्विस्टेड लिख सकते, थ्रू व्हिच द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड या कॉइल इज ट्विस्टेड, जो भी हो गया। ओके ओके ओके, अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं आल्सो, इस बात को लिख देता हूं आल्सो, जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा ना, रीस्टोरिंग टॉर्क जो मैंने बात किया, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये रीस्टोरिंग टॉर्क मेरे बच्चे के थीटा के इक्वल होता है। ये देखिए, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क के थीटा, थीटा तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि जितना एंगल से ये घुमा, जितना एंगल से ड्रम घुमा, और के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग का। जैसे स्प्रिंग अगर इलोंगेट होता तो वहां भी एक केक्स आता है, स्प्रिंग इलोंगेट होता है और जो फोर्स लगाता है स्प्रिंग वो केक्स होता है। पढ़े क्लास 11th में केक्स, स्प्रिंग फोर्स केक्स, जहां एक्स होता है इलोंगेशन और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और जब घूमता है स्प्रिंग तो भी तब टॉर्क लगाता है, फोर्स नहीं तब टॉर्क लगाता है। तो जब टॉर्क लगाता है वो के थीटा होता है, के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, थीटा तो एंगल हो गया। तो यहां इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि हियर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज टॉर्सन कांस्टेंट। ओके, हियर के इक्वल टू टॉर्सन कांस्टेंट। ये देखिए यहां जो के हमारा क्या है बच्चे, टॉर्सन कांस्टेंट। ओके, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई पूरा बढ़िया से, ये चीज पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया ना, पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, तो इसमें वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग इतना लिख लीजिए, वर्किंग कैसे करेगा। तो जब भी कॉइल रेस्ट में आएगा, ये रेस्ट में ये भाई साहब आएंगे, उस समय रेस्ट में आएंगे, उस समय इसका करंट के कारण जो टॉर्क लग रहा है और स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क लग रहा है दोनों बराबर होगा। ओके, ऑल्सो टॉर्क वाई करंट। बताइए करंट के कारण कितना टॉर्क आएगा मेरे बच्चे, भैया एन आई ए बी। साइन थीटा भी सोच रहे हैं क्या, ना 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 ना, रेडियल कॉइल है, रेडियल कॉइल के लिए सर थीटा 90 होता है, साइन 91। तो टॉर्क कितना आएगा, ऑल्सो टॉर्क वाई करंट इक्वल टू एन आई ए बी। एन जानते हो नंबर ऑफ टर्न, आई होता है करंट, ए होता है एरिया और बी होता है मैग्नेटिक। चाहो तो लिख भी सकते हैं आई इक्वल टू करंट, एन इक्वल टू इसमें कितना, इसमें जो पी क्यू आर एस है इसमें कितना कॉइल का लपेटा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। आई तो हो ही गया, आई एन हो गया, ए क्या है एरिया, और वी क्या है, वी मैग्नेटिक फील्ड,
भी मैग्नेटिक फील्ड है ना सर, इसके द्वारा जो डेवलप हो रहा है, चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। ओके, तो जब हमारा कॉइल रेस्ट में आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा, बैलेंस सिचुएशन में आएगा, तो दोनों का टॉर्क आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, लिख रहा हूं, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पोजीशन क्या होगा बताइए, टॉर्क वाई करंट, करंट जितना टॉर्क लगाएगा, टॉर्क वाई करंट इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, इक्वल टू जो स्प्रिंग के द्वारा जो हो रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, या पत्ती बोलिए, जो भी बोलिए, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो बताइए टॉर्क वाई करंट कितना होगा हमारा, एन आई ए बी। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, थीटा एंगल से पर जाकर रुक गया, मान लीजिए थीटा एंगल घूम के रुक गया, बैलेंस करिए तो के थीटा इसमें टॉर्क होगा, के थीटा, दोनों को बराबर कर लेंगे। और बराबर करके हमको यहां से निकालना कौन है, यहां से निकालना क्या है, हमको यहां से आई निकालना है ना भाई। तो यहां से अगर हम लोग आई निकालेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी के बाई एन ए बी इंटू थीटा। देखिए यहां से ये आ जाएगा आई के वैल्यू। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बताना था, एक सेकेंड, इसमें एक चीज भी मुझे बताना था। कौन सी बात भाई, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ना सर, जो मुझे बताना था वो ये बताना था कि आई इक्वल टू के बाई एन ए बी टू थीटा आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां के बाई एन ए बी जो है ना, के बाई एन ए बी, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट है। किसी भी फिक्स लीजिएगा तो उसके लिए कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करा तो उसमें तो स्प्रिंग फिक्स ही कर लिए, तो स्प्रिंग का जो टॉर्सन कांस्टेंट होगा के, स्प्रिंग का जो के होगा टॉर्सन कांस्टेंट वो भी फिक्स है, कितना आपने इसमें टर्न लिया, फेरा लिया, वो भी फिक्स है, कॉइल का एरिया भी फिक्स है, और साथ साथ में जो बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बी भी हमारा फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबक यूज किया उसके जरिए, तो ये पूरा का पूरा फिक्स है के बाई एन ए बी। तो इस टर्म को एक नाम दिया जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसे क्या नाम दिया जाता है, जल्दी बोलिए, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस टर्म का एक स्पेशल नाम ही है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बातें समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, इस टर्म का एक स्पेशल नाम ही है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसलिए मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं यहां पे, याद रखिएगा इस चीज को। हेयर के बाई एन ए बी इज कांस्टेंट फॉर ए, ये तो फिगर ड्रॉइंग कर लिए थे, फिगर को साफ करता हूं, फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओके, एंड known as गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके बच्चे, एंड नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं आप, ओके, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या फिर इसको लोग चेंजिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, लोगों पर डिपेंड करता है, ओके, कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर, ओके। इसको जी से दिखाते बच्चे, जी से, इसे मैं फिगर को साफ करता हूं। फिगर तो साफ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन साफ करना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं, साफ कर रहा हूं, क्या करूं, जरूरत पड़ेगा तो दोबारा ड्रॉ कर लूंगा। तो वो उसे जी से दिखाते हैं, जी से, जी कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर के लिए जो कांस्टेंट है, जो चेंजिंग का जो रेट होता है ना, उसको उस तरीके से बोलते हैं। कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर, ओके, और इसे जी से दिखाते हैं, जी, तो जी का वैल्यू कितना हो गया बताइए मुझे, के बाई एन ए वी, यही ना। तो आई इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, आई इक्वल टू जी थीटा, या ये बोल सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जितना अधिक करंट बहेगा हमारा कॉइल उतना ही एंगल से टर्न होगा ना।
अगर हम लोग करंट को दुगुना कर देंगे तो एंगल भी जो टर्न होने का था वो दुगुना हो जाएगा, तिगुना कर देंगे तो एंगल, देख रहे हैं ना एंगल जितने एंगल से वो टर्न हो रहा था कॉइल और नीचे स्प्रिंग जाके अंठा रहा था। ओके, तो इस चीज को पहले लिखिए जल्दी से, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसे नोट कीजिए। यहां से वर्किंग में ये नोट जो मैंने दिखाया था उसके बाद ये नोट करना है, ये नोट करना है और यहां तक नोट करना। मैं साइड होता हूं बच्चे, इतना काम पहले जल्दी से आप कीजिए, मैं साइड होता हूं। कर लिए नोट? तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, सॉरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भाई साहब का वर्किंग फंक्शन, ये कैसे काम करता है। बस इसमें ये देखना था जितना अधिक करंट बहेगा उतना ही एंगल थीटा होगा। ओके, और I इक्वल टू जी थीटा याद रख सकते हो, या आप चाहो तो जी का वैल्यू या तो ये याद रख लो I इक्वल टू ये पूरा, और इसी को जी बोलते हैं, इसी को जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना कि केवल ये ने बी को ही जी बोलते हैं, तो I इक्वल टू डायरेक्ट आप बोल सकते हो जी थीटा, काम चल जाएगा इससे। अब मैं करता हूं इन सारे को साफ, और साफ करने के बाद क्वेश्चन तो इस पे देखेंगे आगे चल के, बट पहले पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं। आगे चल के अब हम लोग को क्या देखना है बच्चे इसमें कि इसमें दो तरीके का गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी डिफाइन किया जाता है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद क्या क्या सावधानी है, क्या क्या फायदा है, सब पढ़ेंगे। तो साफ करता हूं इसे कंप्लीटली, इन सारी चीजों को मैं कंप्लीटली साफ करता हूं मेरे सिर। बस माइंड में रखना है ना कि करंट जितना टॉर्क लगाएगा इलेक्ट्रिक करंट, उस टॉर्क को वो बैलेंस कर लेगा। कौन? स्प्रिंग। स्प्रिंग जो नीचे वायर है या जो भी बोलिए, जो भी लगा रहता है, वो उसे टॉर्क को ट्विस्ट होके बैलेंस कर लेगा। बस इतनी सी बात है। और दोनों को इक्वल कर देंगे तो करंट का टॉर्क एन आई ए बी और उसका टॉर्क के थीटा, दोनों को इक्वल करेंगे तो आई का फाइनल ये फॉर्मूला आ जाएगा I इक्वल टू जी थीटा, जहां जी का वैल्यू तो मैंने बताया कि के ने भी होता है। ओके, तो इसे पूरे को कर देते हैं साफ, और साफ करके मेरे बच्चे हम लोग देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेकिन एक सेकेंड, हेडिंग करने के पहले ना जो I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा लिखे उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, ये तो भूल जाइएगा, ये बात माइंड में रखिएगा कि जो करंट होता है वो थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो उस चीज को लिखिए जरा, उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, हेंस द डिफ्लेक्शन, हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हेंस द डिफ्लेक्शन, जिसमें डिफ्लेक्शन हुआ ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे हमारा मुड़ा ना ऐसे, जितने एंगल से घुमा ना, तो हेंस द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। जितना अधिक करंट बह रहा है उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ये मुड़ेगा। उसे में लिख लीजिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमारा लीनियर स्केल है, जैसे कि अगर 1 एम्पियर के लिए 2 डिग्री घुमा तो 2 एम्पियर के लिए 4 डिग्री घूमना पड़ेगा, 4 डिग्री घूमेगा तो ऐसे करके स्केल हम लोग यहां पे लगा देंगे, स्केल उतने उतने डिग्री पे, तो करंट हम लोग का मेजर होते जाएगा। लिखिए उसमें आगे, आगे लिखिए उसमें, एज द रिजल्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ लीनियर स्केल। हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ लीनियर स्केल। चलिए बच्चे, इतना समझ में आ गया तो मैंने क्या करता है हेडिंग बोलने के लिए, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा बताइए तो मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए बच्चे, ओके, कि सेंसिटिविटी अधिक कब होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये बताइए। सोचिए, सेंसिटिविटी के बारे में पीछे के क्लासेस में हम लोग बात किए हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी नहीं, ये तो पढ़ ही रहे हैं आज। और दूसरा सेंसिटिविटी एज एग्जांपल आपको याद अगर होगा तो हम लोगों ने देखा था पोटेंशियोमीटर वगैरह, तो उसके भी सेंसिटिविटी की बात की थी। क्या लगता है आपको कि सेंसिटिविटी अधिक कब होगा, क्या सोचते हैं आप? मैं बताऊं, अगर हल्का सा भी करंट बहाएंगे कॉइल में, जो कॉइल था हमारा ड्रम जिस पर कॉइल था,
उसमें, और जो मीटर लगा हुआ था जिस वजह से घूमता था मीटर, ये अगर हल्का सा भी करंट बहाने कारण अगर अच्छा घूम गया ना, ऐसे अच्छा, ताकि पता चले। अब मान लीजिए कि हम 1 एम्पियर का करंट बहा रहे हैं, 1 एम्पियर का, और 1 एम्पियर के करंट में घूमो नहीं किया, एकदम यहीं के यहीं, देखिए ऐसे है ना, तो यहाँ जो ऐसे जो मीटर था ऐसे, ये हल्का सा टर्न किया, टू हल्का सा 1 एम्पियर, एकदम हल्का सा 1 एम्पियर में, टू हल्का सा, कि पता भी नहीं चला टर्न किया तो कि नहीं किया। तो 1 एम्पियर छोड़िए ना, आधा एम्पियर में तो पता नहीं चलेगा, और आधा का आधा में तो एकदम नहीं पता चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 0.1 एम्पियर, तो उतना में तो एकदम पता भी नहीं चलेगा कि सुई हिला कि नहीं हिला। तो वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। ज्यादा सेंसिटिव मतलब बढ़िया से सेंसिटिविटी हो, मतलब थोड़ा सा भी करंट अगर वहां, या थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ही करंट बहेगा ना। तो ये बोले कि थोड़ा सा करंट बहाने पे या थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई होने पे सुई में, नीडल में, या जो मीटर उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हो, लार्ज डिफ्लेक्शन, ताकि पता चले। समझ रहे ना, आधा एम्पियर अगर मान लीजिए 0.2 एम्पियर का भी करंट बहा रहे हैं, तो ये हल्का सा ऐसे कम से कम घूमे, इतना कम से कम घूमे, ताकि 0.2 का आधा 0.1 भी मेजर कर सके, उसका हाफ भी मेजर कर सके, उसका हाफ भी मेजर कर सके। ओके, लिख लिए सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो नीचे लिखिए, A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if a small current passed through it. If a small current passed through it produces a large deflection. Okay, a galvanometer is said to be sensitive if a small current pass through it produce a large deflection. थोड़ा सा भी करंट बहे ना तो ये अच्छे एंगल से घूमे, produce through large deflection। क्लियर हो गया ये चीजें? यस सर। और ये दो तरीके का इसका सेंसिटिविटी होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसी में आगे लिखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट के कारण क्या असर पड़ता है, वोल्टेज के कारण क्या असर पड़ता है। लिखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, सबसे पहला नंबर 1 में करंट सेंसिटिविटी, सबसे पहला करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है वो समझिए पहले। करंट सेंसिटिविटी में कि यूनिट एम्पियर करंट, यानी 1 एम्पियर करंट, यूनिट का मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट बहाने पर जितना एंगल से ये नीडल मीटर डिफ्लेक्ट करेगा, कॉइल है जितना एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट मुड़ेगा, उसी एंगल को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। यानी बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन, जितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। 1 एम्पियर करंट बहाने से कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। निकाल लेंगे, लिख लीजिए पहले, निकाल लेते हैं क्या होता है करंट सेंसिटिविटी। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, produced in the galvanometer. It is the deflection produced in galvanometer, okay, when a unit current pass through it, when a unit current pass through it. ओके, यस सर। चलिए, तो कैसे निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी क्या हुआ, जल्दी बोलिए। करंट सेंसिटिविटी क्या हुआ बच्चे? 1 एम्पियर करंट बहाने पे जो एंगल घूम रहा था, देखिए तो आई एम्पियर करंट बहाने पे थीटा एंगल घूम रहा था, तो 1 एम्पियर पे कितना घूमेगा, थीटा बाई आई, हाँ कि ना बताइए मुझे जल्दी से। आई एम्पियर कॉइल में जब करंट फ्लो करवा रहे तो थीटा एंगल घूम रहा था, थीटा का वैल्यू वगैरह भी निकाले थे, आई थीटा में रिलेशन भी निकाले थे हम लोग अभी। तो आई एम्पियर से थीटा एंगल घूमता है, 1 एम्पियर से कितना घूमेगा, थीटा बाई आई। तो बस सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, थीटा बाई आई कर देंगे तो यही निकल जाएगा करंट सेंसिटिविटी। कैसे दिखाते हैं, एस आई, तो कितना होगा थीटा बाई आई।
आई एम्पियर से थीटा था, 1 एम्पियर से थीटा वाई आई। 1 एम्पियर को देखना, थीटा आप लोगों को पता है या थीटा नहीं, आई आप लोगों को पता है, आई अभी आप लोगों ने देखा था कितना था, के बाई आई की वैल्यू कितनी आ गई थी, आई की वैल्यू आ गई थी मेरे बच्चे के बाई एन ए बी थीटा। कोई रखी ना, कट जाएगा, थीटा से थीटा मर जाएगा यहाँ, और थीटा से थीटा मर जाएगा तो ये आ गया हमारा एन ए वी वाई के। ये देखिए ये निकल गया करंट सेंसिटिविटी, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो आया था जी उसका उल्टा रिवर्स, हाँ कि ना। जो हमारा जी आया था कैपिटल जी उसका रिवर्स, यस और नो मेरे बच्चे जल्दी बताइए। कैपिटल जी कितना था, के बाई एन ए बी, और ये आया एन ए बी बाई के, तो उसका रिवर्स हो गया ना। यानी हमारा जो करंट सेंसिटिविटी जो है इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, एन ए बी बाई के, या फिर डायरेक्ट ओ 1 बाई जी, अब पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अच्छा इसमें लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं साइड हटता हूं, इसको नोट कीजिए तो पहले। ओके कर लिए नोट। तो अब देख लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इसी के जैसा। एक वोल्टेज अप्लाई करने पे, यानी 1 वोल्ट अप्लाई करने पे कितने से वो डिफ्लेक्ट करता है, कितनी एंगल से, उसी को तो बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में एरो देकर, नोट कर लिए तो इट इज डिफाइंड एज द, वोल्टेज सेंसिटिविटी में लिखिए इट इज डिफाइंड एज द deflection produced in galvanometer. It is defined as the deflection produced in galvanometer. कब? जब 1 वोल्ट अप्लाई कर, लिखे इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर। When a unit potential difference is applied, when a unit potential difference is applied across the two terminal of galvanometer, across the two terminal of galvanometer, दोनों टर्मिनल के बीच अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस समय जो सेंसिटिविटी होगा या उस समय जो डिफ्लेक्शन होगा उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। बड़ा आसान से निकल जाएगा जी, कुछ तो दम ही नहीं इसमें है। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो निकालना है। ये देखिए कैसा निकलेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी भाई, एस भी तो एंगल बाई वोल्टेज, थीटा हो गया थीटा, भी आपको पता है आई इंटू आर होगा। रेजिस्टेंस अगर कॉइल का आर है, पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर आर है तो आई इंटू आर होगा, भी का वैल्यू आई आपको पता है, ये पुट कर दीजिए। आई अभी आपने पुट करा है कितना, के बाई एन ए बी इंटू थीटा इंटू आर, मरेगा मार दीजिए, कितना आ जाएगा एन ए बी बाई के यार, वो आया था एन ए बी बाई के, यहां गया एन ए बी बाई के यार, बस। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हुआ, सेंसिटिविटी वोल्टेज इस भी, ये डायरेक्ट एन ए बी बाई के आर लिख दीजिए, या आपको ही पता, हम सबको पता कि एन ए बी बाई के को 1 बाई जी बोलते हैं, तो 1 बाई जी आर लिख सकते हैं। यानी करंट सेंसिटिविटी जो हमारा है कितना है भाई, 1 बाई जी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है 1 बाई जी आर। जी समझ रहे, जी किसको बोलते हैं, के बाई एन ए बी को कांस्टेंट है, के बाई एन ए बी उसका नाम रखें जी, कैपिटल जी। अब दोनों में चाहे तो रिलेशन भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में, अब रिलेशन लिख भी सकते हैं, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो दोनों के बीच रिलेशन बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, वोल्टेज सेंसिटिविटी तो हमारा निकालेंगे, या वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 बाई जी आर, और आपको ही पता कि 1 बाई जी है, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी है, तो इसका मान रख दीजिए करंट सेंसिटिविटी। 1 बाई जी को क्या है, एस आई वाई आर, निकल गया यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो करंट सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो खैर ये सब पूछता नहीं है, आपको बस माइंड में ये सब चीजें रखनी है, बहुत हार्ड है नहीं, और माइंड में ये सब चीजों को रखनी। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज वाई थीटा वाई वोल्टेज, 1 वोल्ट के कारण जो एंगल घूम रहा था 20 वोल्ट में थीटा, तो 1 वोल्ट में कितना थीटा वाई भी,
थीटा पता है, v का मान i इक्वल टू आर रख दिए, i इंटू आर पुट कर दिए, v इक्वल टू सब पुट पाट करके यहां पे मेरा आंसर ये आ गया। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं 60 हटता हूं बच्चे, नोट कीजिए जल्दी से, 60 हटता हूं, नोट कीजिए। ये सब मैं सपोर्ट किया कीजिए नोट वगैरह करने में। आप जितना जल्दी जल्दी नोट करेंगे ना, उतना ही मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा और आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, नोट कर लिए। तो अब इतना नोट करने के बाद, मैं कह रहा हूं, अब इतना नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैसे करके करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, उसके बारे में बात करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी कितना आया, NAB/K, यही ना आया भाई करंट सेंसिटिविटी, NAB/K। तो इसको बढ़ाने के लिए या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, या B बढ़ा दीजिए, K कमा दीजिए। स्प्रिंग जो है वो टॉर्सन कांस्टेंट कम कर दीजिए, स्प्रिंग का, स्प्रिंग मतलब कमजोर, टॉर्सन कांस्टेंट कम उसका कर दीजिए, तो भी हो जाएगा NAB/K। स्प्रिंग कमजोर रहेगा तो ऐसे भी ज्यादा एंगल से घूम जाएगा, मजबूत रहेगा तो वही। तो आप अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, इसको कमाइए। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए और K को कमाइए, क्योंकि इन्वर्सली है ना, ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और नीचे वाला कमेगा तब ना ये बढ़ेगा। तो दोनों का सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका एक ही है, बस अंतर इतना है वोल्टेज वाले में कि रेजिस्टेंस भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, रेजिस्टेंस भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, रेजिस्टेंस कमा दी, इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं। तो लिख सकते हैं इस चीज को, इतना लिख लिया। तो हेडिंग कीजिए अब इसके बाद, ओके। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी का, रेडियन पर एम्पियर, और इसका हो जाएगा रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट, या डिवीजन पर एम्पियर या डिवीजन पर वोल्ट, वो भी लिख भी सकते हैं। नीचे लिख लीजिए, नोट करके लिख ही लीजिए, लिख लीजिए नोट करके। यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर, एंड यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज, यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। कर लिए? अब चलिए एक क्वेश्चन टाइप का, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, एक हेडिंग टाइप का डालिए, हेडिंग टाइप का डालिए, हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक हेडिंग टाइप का डालिए, हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जाए, तो लिखिए आप लोग, वहीं पे लिखिए, आगे नीचे लिखिए, उसी में आगे नीचे नीचे नीचे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मे बी इंक्रीजेस बाय फॉलोइंग। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मे बी इंक्रीजेस बाय फॉलोइंग। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं कैसे कैसे, नंबर ए में लिखे ना, इंक्रीजेस बाय फॉलोइंग, इंक्रीजेस बाय फॉलोइंग लिखे, उसके नीचे लिखे नंबर ए में, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एन इन द कॉइल। जो कॉइल जो लपेटे थे ऐसे करके PQRS, इसमें नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू खूब लपेट देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लपेटेंगे तो फिर बल्कि हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो, बट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। नंबर ए में लिखें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एन इन द कॉइल। नंबर बी में, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी बढ़ा लेंगे तो काम हो जाएगा, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर सी में लिखिए, इंक्रीजिंग द एरिया ए ऑफ कॉइल। नंबर सी में, इंक्रीजिंग द एरिया कैपिटल ए ऑफ द कॉइल। और नंबर डी सबसे लास्ट में, नंबर डी सबसे लास्ट में, डिक्रीजिंग द टॉर्सन कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग, डिक्रीजिंग द टॉर्सन कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग।
जो हमारा स्प्रिंग है मेरे बच्चे, उसका टॉर्सन कांस्टेंट जो के है, के इस के को डिक्रीज कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। लिख लिए। और इसी के नीचे नोट कर लीजिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने का भी सेम ही उपाय है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म है कि जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी उतना ही अधिक होगा। नोट करके लिख लीजिए नीचे, एबीसीडी लिखे ना, एबीसीडी में चारों पॉइंट, उसके नीचे लिखे नोट करके। लिखिए टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी to increase the voltage sensitivity all points can be uses as to increase the current sensitivity. All points can be uses as to increase the current sensitivity. मतलब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए जितना पॉइंट्स हम लोग यूज कर रहे थे, वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए उतना पॉइंट यूज करेंगे। बट इसके अलावा उसी में लिखिए आगे, टुगेदर विथ लो कॉइल रेजिस्टेंस, जो कॉइल था उसका रेजिस्टेंस लो रहे, ये भी होना चाहिए। टुगेदर विथ लो कॉइल रेजिस्टेंस। ओके, हो गया, ये चीजें हो गया बच्चे। चलिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा लिमिटेशन इसका देख लेते हैं, लिमिटेशन कि क्या क्या लिमिटेशन है। ओके, देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको क्या क्या लिमिटेशन है। मैं साइड से हटूंगा तो आपको पूरा का पूरा लिमिटेशन यहां पे शो होगा। मेरे बच्चे कहां है साफ करने वाला, ये रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं हटूंगा तो पूरा लिमिटेशन दिखेगा। लिमिटेशन क्या है कि आंख बंद करके ये तो बोल दिए कि ये बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, ये कमा देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब बढ़ाने से अगर एरिया बढ़ाएंगे तो बड़ा सा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। एन से ज्यादा कॉइल लपेटेंगे तो बल्कि हो जाएगा, समझ रहे ना। बी के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना अधिक आप मैग्नेट यूज कीजिए उतना अच्छा है, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, सेंसिटिविटी उतना अधिक होगा बी के कारण, तो बी के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी बोल दिए कि के काफी कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो के काफी कम करेंगे तो स्प्रिंग कहीं टूट टाट जाए, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसीलिए सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का लिमिटेशन भी है। तो जब मैं साइड हटूंगा, यहां पे स्क्रीन पे दिखेगा वही बातें जो मैं बता रहा हूं, वही लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको आपको नोट कर लेना। ओके, तो लीजिए मैं साइड हटता हूं और आपको दिखेगा, उसे नोट कीजिए पूरा। ओके, कर लिए नोट। और अब समझ में आया कि क्यों आंख बंद करके सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए सब चीज नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर ये सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, ये हेडिंग कीजिए जल्दी। ओके, तो एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है, वो पहले मैं शॉर्टकट में बता दूं। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेनली दो पार्ट है बच्चा, दो पार्ट है। कौन? एक तो चुंबक है वो, मैग्नेट है वो, और एक पूरा कॉइल है वो। यही दो मेनली पार्ट है, चुंबक और एक कॉइल। यही तो बीच में घूम रहा है ऐसे कॉइल, और स्प्रिंग नीचे उसको रोक दे रहा है। तो यही मेन दो पार्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहला फायदा तो इसका ये है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि बड़ा आसानी से सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा आसानी से, बड़ा इजी वे में। ए वगैरह को चेंज कर देंगे या ए वगैरह को चेंज कर देंगे तो सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगा। तो ये हार्ड चीजें हैं नहीं। ओके, दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा, वो ये लिनियर काम करता है। अभी मैंने बताया था ना कि आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। जितना करंट बढ़ाएंगे उतना, एक एम्पियर के लिए अगर 2 डिग्री घुमा था, 2 एम्पियर के लिए 4 डिग्री, 3 एम्पियर के लिए 6 डिग्री। तो लिनियर स्केल, ऐसा नहीं कि किसी के लिए 1 डिग्री और फिर दुगुना किया करंट तो 1 डिग्री के बजाय 5 डिग्री बढ़ गया, फिर 8 डिग्री बढ़ गया। ये लिनियर घूमता है, लिनियर एंगल चेंज करता है। दूसरा फायदा हो गया कि लिनियरली काम करता है। तीसरा फायदा क्या हो गया ये? तो तीसरा फायदा ये हो गया बच्चे कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ बी यूज कर सकते हैं। हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा इसमें हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, और वो कहने का मतलब ये हो जाएगा ना
कि बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा पृथ्वी वगैरह का, उससे अनअफेक्टेड, मतलब कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे काफी छोटा सा चुंबक यूज किए, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है और उससे हम करंट मेजर किए, तो हो सकता है कि जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है ये पृथ्वी का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम जाए। पॉसिबिलिटी बनती है ना कि अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तक मैग्नेट का जैसा वर्क करता है। तो मैं कह रहा हूं कि उसके कारण ये कॉइल घूम जाए। या और अगर हम इसी गैल्वेनोमीटर में अगर काफी हाई मैग्नेट यूज करेंगे, काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी इसका एडवांटेज है, फायदा है। ओके, ठीक है। तो यही सब फायदा है बच्चे, ये सब आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। तो मैं साइड हटता हूं और जल्दी से आप लोग को इसका एडवांटेज दिखेगा, पूरा का पूरा को आराम से नोट कीजिए। नोट कीजिए तो ओके, कर लिए नोट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आता हूं आपके लिए बच्चे और इसे करता हूं मैं साफ, और साफ करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। माइंड में इतना ही रखना है कि सर आई का जो वैल्यू आया था K/NAB इंटू थीटा आया था, और जो वहां हमारा K/NAB है उसे बोलते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं, उसे बोलते हैं G, कैपिटल G, जो गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट वैल्यू का होता है। ओके, तो इसे मैं कर रहा हूं साफ, और साफ करने के बाद कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे शेर मेरे लॉयन एक काम कीजिए, जल्दी से क्लास असाइनमेंट निकालिए और इस पे कुछ क्वेश्चन कीजिए। जल्दी से क्लास असाइनमेंट निकालिए और कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुरंत निकल जाएगा क्वेश्चन में, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, टर्न वगैरह दिया हुआ है बच्चे। ओके, और कह रहा है कि एरिया वगैरह सब दिया हुआ है, सब चीज दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि कितना टॉर्क लगेगा। ओके, 20 मिली एम्पियर करंट के कारण। आसान सा है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, NIAB, करंट के कारण टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क नंबर 1 में। तो टॉर्क इक्वल टू आपको पता है I इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, NIAB। बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्न दे चुका है 125, I दे दिया 20 मिली एम्पियर। कितना दिया करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू दिया 20 मिली एम्पियर। यस, तो I N हो गया 125, करंट हो गया 20 मिली, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -3। एरिया कितना दिया है कॉइल का, एरिया कितना दिया है बच्चे, पढ़िए। एरिया दिया है हमारा भाई इसमें 40 mm², इसको बदल दीजिए मीटर में, तो सॉरी 400 mm²। तो mm को मीटर बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से गुना करते हैं, स्क्वायर है, mm² एरिया है ना, तो -6 से इंटू कर देंगे, तो 400 इंटू -6। और मैग्नेटिक फील्ड B कितने का दे रखा है, B देखेंगे 0.5 टेस्ला। सब पुट कर दीजिए। सब पुट पाट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसी का नंबर 2 भी कह रहा है। नंबर 2 को पढ़िए, नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए तो ट्राई कीजिए। तो नंबर 2 में कह रहा है कि कितना एंगल से ये मुड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कितना एंगल से मुड़ेगा अगर टॉर्क इतना लगेगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, थीटा ही तो पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है कि टॉर्क दिया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, के थीटा। टॉर्क दिया हुआ है ना बच्चे, टॉर्क की वैल्यू निकाल चुके हैं, टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क आपको दे ही चुका है 5 इंटू, तो यहां से थीटा निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू टाउ बाई के होगा। टॉर्क आपको 5 इंटू 10 टू द पावर -4, के दे ही दिया स्प्रिंग का, के का वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 है। सब पुट पार्ट कर लीजिए तो लगभग में जो वैल्यू आ जाएगा ये 12.5 डिग्री आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। मैं साइड हटता हूं, आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को कर लिए, क्वेश्चन को नोट मेरे स्टूडेंट्स। भाई बड़ा आसान सा है भाई, टर्न वगैरह, करंट वगैरह, एरिया वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है टॉर्क कितना लगेगा करंट के द्वारा। टॉर्क आप निकाल लिए पूरा पुट करके, आपको पता ही है। फिर कह रहा है टॉर्क निकल गया और स्प्रिंग जो नीचे लगा हुआ है उसका कांस्टेंट दे दिया, टॉर्सन कांस्टेंट। तो थीटा कितना होगा, तो आपको टॉर्क इक्वल टू के थीटा होता ही है।
या डायरेक्ट थीटा इक्वल टू ऐसे भी आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्या होता है के बाई एन ए बी थीटा। इसमें भी पूरा पुट कर दीजिए, इसमें भी निकल जाएगा। आई दिया हुआ था शुरू में, एन ए बी सब पता ही है, के दिया थीटा निकाल, तो वही चीज है। टॉर्क निकाल ही लिए तो डायरेक्ट ना टॉर्क इक्वल टू के थीटा कर देंगे, दोनों से सेम ही निकलेगा जैसे निकालिए। तो इसे भी कर देता हूं इरेज, और इसे इरेज करने के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग, इसे ट्राई कीजिए। क्लास असाइनमेंट दिख रहा होगा, ट्राई कीजिए, पढ़ें क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए। देखिए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, पहला का रेजिस्टेंस टर्न A1 और B1 दिया हुआ है। क्या दिया है पहला का रेजिस्टेंस, देखिए जो पहला M1 है उसका रेजिस्टेंस पहला का दिया हुआ है, देखिए मैं पढ़ लेता हूं, 10 30 10 ओम। नंबर ऑफ टर्न जो N1 है कॉइल में वो 30 है, और N हो गया। एरिया 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 है, और आसान डाटा है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 है मीटर स्क्वायर, ओके सॉरी -3 मीटर स्क्वायर, और 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0.25 टेस्ला। यही ना स्टूडेंट्स, देख लीजिए तो आपको आर पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता है, आर पता है, एन पता है, ए पता है और बी पता है, और दूसरे के लिए भी आर पता है 14 ओम, M2 जो दूसरा है उसके लिए आर पता है 14 ओम। पढ़िए नंबर ऑफ टर्न जो है दूसरे कॉइल में N2, उस टर्न का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 42, नंबर ऑफ टर्न का 42। एरिया ऑफ कॉइल जिसे हम लोग बोल सकते हैं A2, उस एरिया का वैल्यू दिया 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, और साथ साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है V2 वो 0.5 टेस्ला का है, और कह रहा है कि स्प्रिंग सेम है, यानी दोनों के लिए K सेम है, स्प्रिंग दोनों के लिए K सेम है, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी का रेशियो दोनों के लिए क्या होगा। बड़ा आसान है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या होता है, आपने देखे थे कितना, NAB/K, हाँ कि ना, याद कीजिए तो यही होता है ना करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, NAB/K, सिंपल सा। तो कह रहा है कि दोनों का पहला जो गैल्वेनोमीटर है, पहला 1 और दूसरा है 2, इन दोनों के करंट सेंसिटिविटी का हमें रेशियो निकालना है। तो पहला का करंट सेंसिटिविटी कितना आएगा, N1A1V1/K, ये तो दोनों के लिए सेम ही है। दूसरे के लिए N2A2V2/K, K से K यहां मर जाएगा और आ जाएगा N1A1V1/N2A2V2, यही ना आ जाएगा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सब पुट कर लीजिए, पुट करके निकाल लीजिएगा, सब का वैल्यू पुट कर लीजिएगा ईमानदारी से। तो N का वैल्यू आपका कितना है भाई, ऊपर में 30, नीचे में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, ऊपर में A का वैल्यू कितना है भाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे में कितनी इसकी वैल्यू है भाई 1 पॉइंट, मतलब इजी तरीके से दिया है कि कैंसिल हो जाए, हार्ड नहीं है। और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इसका 0.25 और इसका हमारा 0.5, कट कर दीजिए, कट कीजिएगा बच्चे। देखिए इससे ये मरेगा, इससे 2 टाइम में जाएगा, देख रहे हैं, इससे ये 2 टाइम में जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा पूरा, तो 30/42। इसको देखिए कितने से कटता है, अगर आप इसे देखेंगे 30/42 को, सॉरी, कहां मैंने गलती करा, एक सेकंड। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है क्वेश्चन में किसका पूछ रहा था, M2/M1। अच्छा M2/M1, मैंने M1/M2 निकाला। अच्छा कोई बात नहीं, इसे काट लेते हैं, ओके रिवर्स कर देंगे। तो इसको काटेंगे 30/42 को, तो ये आई थिंक कट जाएगा कितना से हमारा 6 से 6 5 30, 6 से 6 इंटू यहां से 6 से 5 से 5 इंटू 6 30 और 7 इंटू 6 यानी 5/7 आया, ये आया 5/7, ये याद दीजिएगा, ये आया 5/7। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा था
हमसे SI2 बाई SI1 पूछ रहा था, मैंने नहीं ध्यान से पढ़ा। तो SI2 बाई SI1 कितना हो जाएगा 7/5, ये हुआ आंसर। इसी के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। तो वही बड़ा आसान है जी, ट्राई कर लीजिए, बताइए। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिविटी से ही निकाल सकते, अभी पढ़े हैं ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस। हम लगता है कि हम लोग तो अभी ये पढ़े थे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस। ओके, तो क्वेश्चन में दूसरे कॉइल का वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी एम का, किसका पहले पूछ रहा है, एम एन, जो भी दूसरा पहला जो भी देख लीजिएगा आप। पहले करा M2 का, फिर M1 का, M2 का M1 का, यहाँ M, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि यहां पे M1 M2 कर दिए, चेंज कर दिए जानबूझ के, ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमने ध्यान नहीं देखा था, M2 बाई M1 करा तो हर जगह M2 M1 M2 M1 मैंने यहां भी लिख रखा, M2 बाई M1 यहां से निकल गया, M1 बाई M2 पहले निकाल लिया 5/7, तो M2 बाई M1 हमारा निकल गया 7/5। फिर B में कह रहा है ना कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो क्या आ गया, करंट सेंसिटिविटी नहीं, ध्यान दीजिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकेंड का बाई फर्स्ट। तो वही मैंने लिखा है, यहां पे मैंने साफ करके M2 लिख दिया, जो 2 लिखा था उसको, कि VS M2 अब आई VS M1 पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे ये बताइए। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगा दीजिए, जो A ने B बाई K इंटू R होता था, और दोनों का डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो करंट सेंसिटिविटी का आपने रेशियो तो निकाल ही रखा है ना, और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में आपको फॉर्मूला रिलेशन पता ही है। तो आप यहां साफ लिख सकते हैं कि जो दूसरा का वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो दूसरा का करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई दूसरा का रेजिस्टेंस, ये होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट बाई आर होता है, डिवाइडेड बाई फिर पहला का कितना होगा, तो पहला का करंट सेंसिटिविटी को SI से भी दिखाते हैं, SI से भी, और इसको SV से दिखाते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से दिखाइए या SV से दिखाते हैं, SV से। बहुत जगह बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, इसलिए यहां पे कंफ्यूज हो गया। तो SI बाई M2 बाई R2, दूसरे का वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा भाई, तो SI M1 बाई R1। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो पहले का करंट, दूसरे का करंट सेंसिटिविटी देखिए, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI किसका M2 बाई R2 इंटू M2 है, M2 M नहीं M, ओके, M2 बाई R2 इंटू R1 वाई SI M1, यही ना होगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको पहले से पता है M2 बाई M1 कितना, M2 बाई M1 7/5, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो 7/5 पता है ना। और R1 बाई R2 कितना दे रखा है, R1 बाई R2, R1 दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 10/14, सॉल्व कर लीजिए, 10/14 सॉल्व कीजिएगा तो इससे ये 2 टाइम में, इससे ये 2 टाइम में 2 कैंसिल हो गया, 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। आसान था, हम ये करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस करके निकाल लिए। आप चाहते तो आप पूरा वैल्यू पुट करके भी निकालते, वोल्टेज सेंसिटिविटी वैल्यू पता है, NB बाई KR, K से K कट जाता और R वगैरह सब आके यहीं आ जाता है आंसर। ओके, तो मैं साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट, तो बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। और बढ़िया से ना ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जाकर आपको समझा दिया कि ये कैसे काम करता है, बशर्ते कि आपको तो खैर हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई शक्ति आपको स्ट्रांग नहीं कर सकता है। आपको तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। इन सब जो क्वेश्चंस बनाया उसको घर पे कीजिएगा, अलग अलग तरीके से जो मैंने बताया उसे वैसे भी ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चंस करते 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 सॉल्व होने लगता है, क्वेश्चंस बनाते बनाते ही सॉल्व होता है। ओके, हार्ड चीजें नहीं होती है, क्वेश्चन धीरे धीरे करते 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 सॉल्व हो जाता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अच्छे से सुंदर सा नोट्स बनाइएगा। अपने दोस्त को इस कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले कोर्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।